वेलकम टू यामिनीज पाठशाला। आप सभी का यामिनी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे लसिका वाहिकाएं एवं लसिका परिवहन के बारे में कि लसिका जहां जहां से होकर जाती है। एक तरीके से परिवहन का क्या अर्थ होता है कि जहां से भी हम हमारे जो मार्ग होता है, हमारे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो भी पथ होता है, मार्ग होता है, वो हमारे एक तरीके से क्या है, परिवहन है। तो लसिका कौन कौन से मार्ग से जाती है, अर्थात उसके कौन कौन से मार्ग में जो उसका परिवहन आता है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास लसिका वाहिकाएं एवं लसिका परिवहन। तो इसमें सबसे पहले हम लसिका वाहिकाओं के बारे में पढ़ते हैं कि लसिका जिस वाहिका से या जिस मार्ग से या जिस स्रोत से जाती है वो किस प्रकार की होती है, अर्थात वो क्या कार्य करती है। तो ये त्वचा के नीचे उपस्थित उत्तकों में रहती है, अर्थात जो लसिका वाहिकाएं होती है वो कहाँ रहती है, आपकी त्वचा जो होती है, स्किन होती है, उसके नीचे जो उत्तक उपस्थित होते हैं वहां ये रहती है। यह शिराओं के अनुगामी होती है, अर्थात शिराओं में कुछ पतली भित्ति वाली तथा अधिक वाल्व वाली होती है। अर्थात शिराओं में क्या होती है, अनुगामी होती है और शिराओं में क्या होती है, अधिक वॉल्व वाली होती है। यानी इसमें छोटे छोटे पूरी जो शिरा होती है, एक तरीके की जो नली होती है, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे वाल्व यानी कि छेद होते हैं। यह अंतर कोशिकीय अवकाश से लसिका कोशिकाओं के रूप में निकलती है, अर्थात जो अंतर कोशिकीय अवकाश होता है वहां से किस रूप में निकलती है, लसिका कोशिकाओं के रूप में निकलती है, जो जुड़कर सूक्ष्म लसिका वाहिनियां एवं वृहत लसिका वाहिनियों में बदल जाती है। अर्थात ये क्या किस रूप में निकलती है, सूक्ष्म लसिका कोशिकाओं के रूप में निकलती है, जो जुड़कर क्या हो जाती है, कुछ तो बड़ी लसिका वाहिकाएं बन जाती है और कुछ जो होती है जो छोटी छोटी लसिका वाहिकाएं बन जाती है, जो शरीर के संपूर्ण सिरे पर या संपूर्ण अवयव पर चली जाती है। फिर दूसरा आता है रस प्रपा। रस प्रपा क्या होती है, अर्थात ये महाप्राचीरा पेशी के ऊर्ध्व में उपस्थित एक थैली नुमा रचना होती है। अर्थात इसकी स्थिति क्या बताई गई है कि महाप्राचीरा यानी जो डायाफ्राम होता है उसके ऊपर एक थैली नुमा रचना होती है, जो रसायनी के माध्यम से आए हुए सौम्य रस को क्या करती है, एकत्र करती है। अर्थात जो सौम्य रस आता है किसके माध्यम से, रसायनी के माध्यम से। अर्थात जो रसायनी के माध्यम से सौम्य रस आता है उसको एकत्र करने का या उसको इकट्ठा करने का या उसको इकट्ठा करने का कार्य कौन करती है, तो रस प्रपा करती है। इसके साथ अधोशाखा एवं उदर प्रदेश में आए लसिका का संग्रहण करती है। इसके अलावा ये क्या करती है कि अधोशाखा से या फिर उदर से आए हुए जो भी रस होता है, जो लसिका होती है, उसका संग्रहण भी ये करती है। तो इस तरीके से ये रस प्रपा होती है। फिर आती है तीसरी रस कुल्या, अर्थात रस प्रपा से निकलने वाली सबसे बड़ी जो लसिका वाहिका होती है उसे हम क्या कहते हैं, रस कुल्या कहते हैं। अर्थात रस प्रपा से क्या होती है, वापस से लसिका वाहिकाएं निकलती है, लसिका वाहिनियां निकलती है। और रस प्रपा से निकलने वाली जो लसिका वाहिनियां कहलाती है वो क्या कहलाती है, रस कुल्या कहलाती है। अर्थात जो रसकुल्या होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक तो होती है वाम रसकुल्या, एक होती है दक्षिण रसकुल्या। एक तरीके से इसको यूं समझ सकते हैं कि जो रसकुल्या के लेफ्ट साइड से निकलती है वो तो होती है वाम रसकुल्या और इसके जो राइट साइड से निकलती है वो होती है दक्षिण रसकुल्या। अब अपन पढ़ते हैं वाम रसकुल्या के बारे में और दक्षिण रसकुल्या के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वाम रसकुल्या के बारे में। रस प्रपा से निकलने वाली रस कुल्या जो उसके वाम भाग से निकलती है या वाम भाग में मुड़ जाती है उसे हम क्या कहते हैं, वाम रसकुल्या कहते हैं। ये कितनी लंबी होती है, तो ये 30 से 45 यानी कि लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। अर्थात ये दोनों अधोशाखा उदर प्रदेश, शिर, ग्रीवा एवं वक्ष प्रदेश वाम भाग को लसिका का वहन करती है। अर्थात जो वाम रसकुल्या होती है वो आपके शरीर के अधोशाखा में यानी कि जो आपके पैर होते हैं, उदर प्रदेश में यानी कि जो उदर वाला जो पार्ट होता है उदर प्रदेश में, और शीर, ग्रीवा और वक्ष प्रदेश में क्या करती है, लसिका का वहन करती है। कौन सी, वाम रसकुल्या। अर्थात इसकी लंबाई कितनी होती है, 30 से 45 सेंटीमीटर। अब आती है दक्षिण रसकुल्या, अर्थात इस रस प्रपा से निकलने वाली रसकुल्या जो दक्षिण भाग में जाकर मुड़ जाती है वो क्या कहलाती है, दक्षिण रसकुल्या कहलाती है। अर्थात इसकी लंबाई जो होती है वो लगभग 1.2 सेंटीमीटर तक होती है। अर्थात ये शीर, ग्रीवा एवं वक्ष प्रदेश यानी कि इसका जो दक्षिण भाग होता है उसके दक्षिण भाग में क्या करती है, लसिका को पहुंचाने का काम करती है या लसिका का वहन करती है। तो ये रस प्रपा होगी, रसकुल्या होगी। इस प्रकार सभी लसिका वाहिकाएं अंत में दक्षिण एवं वाम अधोजत्रुका सिरा में खुल जाती है। इस तरीके से संपूर्ण जो भी लसिका वाहिकाएं होती है वो दक्षिण एवं वाम अधोजत्रुका महाशिरा में जाकर खुल जाती है, जो अंततः ऊर्ध्व महाशिरा में खुल जाती है तथा इसी माध्यम से अशुद्ध रक्त के साथ दक्षिण आलिंद में पहुंचाया जाता है और उसे पुनः शुद्ध किया जाता है। और ये इस प्रकार से ये क्रिया पुनः वापस चलती रहती है। फिर आती है लसिका ग्रंथियां। अब लसिका ग्रंथियां क्या होती है, अर्थात जो लसिका को निकालती है या फिर जो रस को निकालती है, एक तरीके से रिलीज करती है, वो लसिका ग्रंथियां कहलाती है। देखते हैं, लसिका वाहिकाओं से कुछ अंतराल में छोटी छोटी लसिका ग्रंथियां उपस्थित होती है। इनका आकार आलपीन से लगाकर बदामाकार होता है। अर्थात लसिका वाहिकाओं के
अंतराल में, यानी जहां जहां लसिका वाहिकाएं होती है उसके बीच में जो गैप होता है, उस गैप में क्या रहती है, लसिका ग्रंथियां रहती है। अर्थात लसिका ग्रंथियों की अगर हम आकार की बात करें तो लसिका ग्रंथियों का जो आकार रहता है वो एक आलपीन से लगाकर बदामाकार, यानी कि छोटी से छोटी होते हुए बड़ी से बड़ी, यानी बादाम के आकार तक की ये ग्रंथियां हो सकती है। अब जगह के अनुसार, जहां जगह कम है वहां छोटी छोटी लसिका ग्रंथियां होगी, और जहां जगह ज्यादा है या फिर अवकाश ज्यादा है तो वहां पे बादाम के आकार की लसिका ग्रंथियां हो सकती है। तो इस हिसाब से ये आलपीन से बादामाकार तक की लसिका ग्रंथियां हो सकती है। इसका कार्य क्या है, अर्थात लसिका ग्रंथियां क्या कार्य करती है, तो लसिका में उपस्थित जो लिम्फोसाइट्स का होती है उसका क्या करती है, ये निर्माण करती है। यानी लसिका में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उसका क्या करती है, निर्माण करती है। और विजातीय कोशिका से सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि बाहरी प्रदेश से या बाहरी वातावरण से जो हमें विजातीय तत्व मिलते हैं, कोई संक्रमण हो गया, कोई कीटाणु हो गया, कोई विषाणु हो गया, वो जो मिलते हैं या फिर वो जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उनसे हमें क्या करती है, एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करती है, यानी हमारी जो इम्यूनिटी है उसको डेवलप करती है। तो शरीर की, अगर हम इसकी थोड़ी सी अलग से बात करें तो शरीर की सबसे बड़ी जो लसिका ग्रंथि है वो है प्लीहा, यानी कि हमारे शरीर में लसिका ग्रंथियां बहुत प्रकार की है। जैसे मैंने बताया कि आलपीन से बादामाकार तक की कई प्रकार की लसिका ग्रंथियां होती है, लेकिन हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि होती है वो होती है प्लीहा, स्प्लीन। और अस्थायी लसिका ग्रंथि, यानी कि हमारे शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां भी जो होती है वो क्या होती है, एक तरीके से अस्थायी होती है, यानी कुछ समय के लिए हमारे शरीर में उपस्थित रहती है। उसमें से एक तो होती है थाइमस ग्लैंड और एक होती है बालग्रेव ग्रंथि, जो हमने ग्रंथियों में पढ़ा। तो ये ऐसी लसिका ग्रंथियां हैं जो क्या रहती है, अस्थायी रहती है, यानी कि अपना कार्य होने तक रहती है, और जब इनका कार्य खत्म हो जाता है तो ये अपने आप क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है या निष्क्रिय हो जाती है। और अगर सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि की अगर बात करें तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि प्लीहा को मानना है। अर्थात इस वीडियो में हमने रस वाहिनियां की क्या होती है और रस परिवहन, यानी कि लसिका का परिवहन किस प्रकार से या किस किस वाहिनियों में जाकर किया जाता है, इसके बारे में आज हमने इस वीडियो में देखा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।